जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे समूहार्थक शब्दों के बारे में। ठीक है, समूहार्थक शब्द वे होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, उसे हम समूहार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला चाबी का गुच्छा, तो आपके माइंड में तुरंत ये जाएगा कि बहुत सारे वहां पर चाबी होंगे, क्योंकि चाबी के गुच्छे में एक तो चाबी होंगे नहीं, बहुत सारे चाबी होंगे। तो कहने का मतलब यही चीज है कि जब कोई शब्द समूह का बोध करा दे या समुदाय का बोध करा दे, उसे हम समूहार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बात की क्रिकेट टीम की बात की, तो टीम में आपको ये स्पष्ट पता चल जाता है कि वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी से तो टीम बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे हमने बताया चाबी का गुच्छा, तो बहुत सारे वहां पर चाबी होंगे। जैसे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में तो बहुत से मंत्री होंगे वहां पर। तो कहने का मतलब यही चीज है कि जब कोई शब्द समूह का बोध कराए, उसे हम समूहार्थक शब्द कहते हैं। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर उनके सिलेबस में हिंदी है तो 1 या 2 नंबर इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट समूहार्थक शब्द हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है त्रिलोक। त्रिलोक किसे कहते हैं? तो त्रिलोक में जैसे आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? त्रिलोक बना है। ठीक है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। आपको सीधे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से त्रिलोक है, तो आपको पता होना चाहिए आकाश, पाताल और पृथ्वी को मिलाकर त्रिलोक कहते हैं। ठीक है, त्रिदेव। त्रिदेव तो आपको पता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को त्रिदेव कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इंडिया में आपको भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, अगर उनके सिलेबस में हिंदी है, तो इनसे 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। इसे किस तरह पूछा जाएगा? जैसे आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से त्रिदेव हैं, ऑप्शनल आपको दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है। दैट्स क्लियर। फिर अगले बात बता दें हम, त्रिगुण। तीन ऐसे कौन से गुण है जिसे त्रिगुण कहा जाता है? जैसे सत्व, तम और रज। फिर से मैं बता दूं, सत्व, तम और रज, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिगुण कहा जाता है। 3 गुण। ठीक है, अब त्रिऋण मतलब 3 ऋण कौन कौन से हैं? है नहीं? तो सबसे पहले देव का ऋण, पिता का ऋण और ऋषि का ऋण। ठीक है, इसे त्रिऋण के अंतर्गत रखा जाता है या बोला जाता है बेटा। ठीक है, त्रिऋण का मतलब होता है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि का ऋण। क्लियर। त्रिलोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी को त्रिलोक कहा जाता है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिगुण का मतलब होता है सत्व, तम और रज। त्रिऋण का मतलब होता है देव का ऋण, पिता का ऋण और ऋषि का ऋण। त्रिदोष, कौन कौन से 3 दोष बताए गए हैं? तो 3 दोष में आता है वात, पित्त और कफ। फिर से बता दूं, वात, पित्त और कफ, इसे त्रिदोष में गिना जाता है। मैं फिर से बता दूं, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, समूहार्थक शब्दों से 1 या 2 नंबर आपको पूछा जाता है। इसको ऑप्शनल दे दिया जाएगा। ठीक है, त्रिदोष हैं इनमें से, अगर आपको पता है तो आपको टिक लगाएंगे, वात, पित्त और कफ, इसे त्रिदोष कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको पूछा जाता है। या तो कभी कभी आप यूपीएससी मेंस अगर लिखते हैं, या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट की अगर पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, तो उनमें मेंस में भी 2-3 नंबर को आपको दे दिया जाएगा, इनमें से समूहार्थक शब्दों के बारे में लिखिए ऐसे करके। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम होते तो आपको ऑप्शनल टिक करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब चतुर पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। फिर से बता दूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, अब हम पंच तत्वों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा शरीर है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य। ठीक है, फिर से बता दूं, पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सूर्य। ठीक है, पंच अमृत, 5 अमृत कौन से हैं? तो आपको कम से कम 5 अमृत के बारे में पता होना चाहिए। जैसे दूध अमृत में गिनती आता है बेटा, है नहीं? ठीक है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 अमृत इसे कहे जाते हैं। फिर से बता दूं, 5 अमृत कौन कौन से हैं? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 अमृत में गिना जाता है। ठीक है, पंचयम। पंचयम किसे कहते हैं? तो पंचयम में सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य आप हमेशा बोलिए, अहिंसा बुराई ना करें, अपरिग्रह धन का संग्रहण ना करें, अस्तेय मतलब चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य का मतलब पता ही है आपको। ठीक है, ठीक है। अब षष्ठ शास्त्र, 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले न्याय, न्याय दर्शन बोलते हैं, योग दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। ठीक है, अब हम बात करेंगे षष्ठ रस के बारे में। षष्ठ रस में आता है मीठा, खट्टा, कड़वा,
तीखा, कसाय और छार, ठीक है। मीठा, कड़वा, ठीक है, खट्टा, कसाय, छार और तीखा, ये 6 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब 16 संस्कार, ये आपको पूछ दिया जाएगा कि कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, तो आपको पता है कि 16 संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो ये 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो आपको पता ही होगा जनरली, ठीक है। 16 श्रृंगार में वही आता है गर्भाधान या विवाह उत्सव, ये सब 16 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हम 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में जैसे अपना देख आप सुनते हैं ना कि 16 श्रृंगार ऐसे करके, तो 16 श्रृंगार में जैसे आभूषण पहनना, अपने केस को बालों को धोना है, नहीं मेहंदी लगाना, ये सभी चीज 16 श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि श्रृंगार की संख्या कितनी है, तो 16 श्रृंगार। संस्कार की कितनी संख्या है, तो 16 संस्कार होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। समूहार्थक शब्द कोई इतना टफ भी नहीं है कि आपको इतना और डिटेल से बताना पड़े, ये तो बहुत ही कॉमन सा ये टॉपिक है समूहार्थक शब्द, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको कभी कभी ये पूछ दिया जाए कि उद्भिज किसे कहते हैं। उद्भिज उसे कहते हैं जो जमीन को फोड़कर निकलता है, ठीक है। जमीन को फोड़कर निकलता है और अपने जीवन यापन करता है, जैसे कि पौधे आते हैं इसके अंतर्गत। कोई वृक्ष है, क्योंकि उनका जो बीज है जमीन को फोड़कर निकलता है, इसलिए इन्हें उद्भिज कहा जाता है, ठीक है। आपको बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि उद्भिज किसे कहते हैं, या फिर आपको ऑप्शनल ये दे दिया जाएगा कि इनमें से उद्भिज कौन से हैं। तो उद्भिज का मतलब वही होता है कि जमीन को जो फोड़कर निकलता है, जैसे वृक्ष या लता हो गया, ठीक है, उद्भिज। दूसरा आता है अंडज। अंडज किसे कहते हैं, अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से निकलता है, ठीक है, उसे हम अंडज कहते हैं। जैसे कि कोई पक्षी हो गया, है नहीं, पक्षी जो होता है अंडे से निकलता है, इसलिए उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। आपको कोई इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा उद्भिज इनमें से किसे कहते हैं, आपको ऑप्शनल लगाना है कि आपको पता होगा तो लता या वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो जमीन को फोड़कर निकलता है। अंडज का मतलब वे होता है कि जो अंडे से निकलता है, उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। स्वदेश, स्वदेश का मतलब ये होता है कि जो स्वतः उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या फिर ये पसीने से उत्पन्न होता है। जैसे कि जो बाल में होते हैं जुएं, वो आपके पसीने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि स्वतः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। पसीने से जो उत्पन्न होता है, हमारे जो शरीर में पसीना होता है या फिर सिर पर जो पसीना होता है, वहीं से जो उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम स्वदेश कहते हैं। जैसे हमारे बालों में जुएं होते हैं, वो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं पसीने के कारण से, ठीक है। जू और खटमल इसके अंतर्गत आता है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इसमें से स्वदेज कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए जुएं या खटमल होते हैं जो पसीने से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जरायुज, जरायुज उसे कहते हैं जो गर्भ से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि हम प्राणियों को जो जन्म होता है वो जरायुज के थ्रू होता है, क्योंकि हम गर्भ से जन्म लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उद्भिज जो जमीन को फोड़कर निकलता है, जैसे कि वृक्ष और लताएं हो गए। अंडज जो अंडे से निकलता है, जैसे पक्षी हो गए। स्वदेश जो होता है जो स्वतः उत्पन्न होता है पसीने से, जैसे जू और खटमल हो गए। जरायुज का मतलब ये होता है कि जो गर्भ से निकलते हैं, जैसे कि प्राणी, ठीक है। 10 दिशाएं आपको पता होना चाहिए कि 10 दिशाएं कौन कौन से, मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूं। ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम बात करेंगे 10 दिशाओं के बारे में, ठीक है। ये 10 दिशाएं कौन कौन से है, ठीक है। और दिशाओं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 10 दिशाएं कौन कौन से। मैं सबसे आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि वो 10 दिशाएं कौन कौन सी। हमेशा बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना कि कागज में या मैप में हमेशा जो उत्तर दिशा होता है हमेशा ऊपर की ओर रहता है, और साउथ जो है, दक्षिण जो है, हमेशा नीचे की ओर रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये जो नॉर्थ है हमेशा कागज में या मैप में हमेशा जो उत्तर दिशा है हमेशा ऊपर की ओर रहता है। ये साउथ है, दक्षिण हमेशा नीचे की ओर रहता है। यहाँ पर वेस्ट पश्चिम है और यहाँ पर ईस्ट पूर्व है, ठीक है। इस तरह से 4 दिशा हो गए। अब हम आपको 10 दिशा की जानकारी बता रहे हैं, ठीक है। उत्तर पहला, दक्षिण दूसरा, वेस्ट तीसरा, पूर्व, 4 दिशा हो गए। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच की दिशा होती है उसे हम ईशान कहते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो बीच की दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि उत्तर दिशा और पूर्व के जो दिशा के बीच होते हैं उसे कौन सी दिशा बोलते हैं, तो उसे ईशान बोलते हैं, ठीक है।
फिर अगला आता है, ये हो गया पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा को हम आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच के हम क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अब टोटल कितने हो गए, 6 दिशा हो गए। अब फिर यहाँ पर देखो, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच की जो दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम है ये और ये साउथ है, ठीक है, दक्षिण है। तो पश्चिम और दक्षिण के जो बीच की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कितने हो गए, 7 दिशा हो गए। अब अगला बढ़ते हैं, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की जो बीच की जो दिशा है उसे वायव्य बोलते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। फिर से बता दूं, शुरू से बता दूं फिर से, 4 दिशा तो ऑलरेडी हो गया था, उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, सॉरी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच को ईशान बोलते हैं। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच को ईशान, पूर्व दिशा और दक्षिण की दिशा के बीच को आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। साउथ दिशा और वेस्ट की दिशा के बीच को नैऋत्य बोलते हैं और उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच को वायव्य बोलते हैं, ठीक है। ये दिशाओं के बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डीपली पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से 8 दिशा हो गए। अब 2 दिशा और बचा है, तो ऊपर से आकाश, आकाश 9 दिशा हो गए, नीचे से पृथ्वी, इस तरह से आपके 10 दिशा हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से आकाश, नीचे से पृथ्वी, तो टोटल 10 दिशा हो जाता है। आई होप ये समूहार्थक जो शब्द है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, कोई इतना टफ भी नहीं है, एक बार देख लेते हो तो आपका याद हो जाता है, ठीक है। चलिए यहीं से वीडियो से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।